हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आगे। वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और टॉपिक है आपका आज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड सम न्यूमेरिकल्स, और कुछ न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले आपने वीडियो देखने हैं तो वीडियो नंबर 1 और 2 आप देखिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, समझो पहले बात। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि रोकना किसी चीज को, यानी कि टू ऑब्स्ट्रक्ट, या फिर आप कह सकते हो ये डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोके, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी कि करंट को रोकने के लिए, जैसे कंडक्टर के अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन, जो है इसका जो रुकावट है वो स्मॉल है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्मॉल है। इसका मतलब इसका जिसका ऑब्स्ट्रक्शन कम है तो यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल रहेगा। जैसे इंसुलेटर की बात करूं मैं, तो यहाँ पर आपको पता है करंट फ्लो नहीं करते, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा रोका गया है, उसके ऊपर ज़्यादा बैरियर लगे हुए हैं। क्यों बैरियर लगे हैं यहाँ पर, वो पहले ही टाइटली बाउंड है, बाद में बात कर लेंगे अपन इस बात पर। तो ये इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन जो रहेगी, जो उसको रोकने का रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, यानी कि इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। इंसुलेटर का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम रहेगा। हालांकि आगे जाकर हमें सुपर कंडक्टर की भी बात कर सकते हैं थोड़ा सा। सुपर कंडक्टर वो माना गया है, ये बताया गया था सबसे पहले के ओन्स ने इन 1911 में, कि जहां पर रेजिस्टेंस क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा बाद में करेंगे, हल्का सा बताया है। यानी कि ऐसा भी है, रेजिस्टेंस 0 भी हो गया, रेजिस्टेंस हाई भी हो गया, रेजिस्टेंस स्मॉल भी हो गया, तो डिपेंड करता है मटेरियल। इसलिए तो लिखा गया है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रहा है ऑब्स्ट्रक्शंस। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसका जो फॉर्मूला जो बनने वाला है आप सभी जानते हो, कई बच्चे इसको ओम्स लॉ से लेकर चलते हैं। तो ओम्स लॉ का आप इसमें जरूरी नहीं है कि ओम्स लॉ में वो फॉर्मूला हमेशा ठीक रहे। ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I काफी जगह हो जाता है, काफी जगह नहीं होता, क्योंकि हम जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर देखो, सिंपल सा आप 10th क्लास में खूब पढ़ा है, V और I के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते थे ऐसे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, खूब पढ़ा है ये ओम्स लॉ, आपने खूब पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग एट द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेंपरेचर विदाउट एनी स्ट्रेन। ऐसे आपने रट्टा मार रखे हैं, V डायरेक्टली इक्वल टू I। तो ये जरूरी नहीं है ये V और I का ग्राफ ऐसे ही बने हमेशा। कई बार देखोगे आप, अगर हम बात करें, चर्चा करें सेमीकंडक्टर डिवाइस में, कई बार तो ऐसा बनता है, देखो फिर ऐसा देखो ये बनता है, कई बार ऐसा भी बनता है यूं। तो ये V है और ये I है। चलो ये अलग ग्राफ बना रहा हूँ। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देख आपको ये समझना जरूरी है। मान लो ये V है और ये I है, तो इस ग्राफ में देखो ये ऐसे बन गया। तो देखो V और I के बीच में ये V है और ये I है, तो ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, यानी कि ऐसा सीधा नहीं बन रहा है। इधर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा V डायरेक्टली इक्वल टू I, मेरे को इधर भी नहीं दिखाई दे रहा V डायरेक्टली इक्वल टू I। शुरुआत यहाँ के बाद दिखाई दे रहा है, यहाँ तक नी वोल्टेज आता है ये कुछ, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, के बाद सीधा एकदम से बढ़ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह फॉर्मूला करेक्ट हो, ये केवल ओमिक कंडक्टर के लिए करेक्ट है। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, तो हमेशा ध्यान करना जब ओम्स लॉ का हम चर्चा बाद में ही करेंगे, इसके ऊपर एक अलग सा लेक्चर बनाने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान करना V डायरेक्टली इक्वल टू I जरूरी नहीं है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं टॉपिक पर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा हमारा हमेशा R इज इक्वल टू V बाई I। ये हमेशा
करेक्ट है, 100% फॉर्मूला राइट है, और ये फॉर्मूला जो है 100% राइट नहीं है। ये इसके लिए कंडीशन देनी पड़ेगी फॉर ओमिक कंडक्टर, तब ये फॉर्मूला होगा। ये इंसुलेटर में भी लग जाएगा, ये सेमीकंडक्टर में भी लग जाएगा, ये कंडक्टर में बाय चांस कई जगह V की वैल्यू क्या आ जाए भाई, कुछ आ जाए, I की वैल्यू 0 आ जाए, R की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, वैल्यू तो होगी लेकिन डायरेक्टली तो नहीं बन रही बात। कई जगह पर I की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, समथिंग बाय इनफाइनाइट, R की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर? सुपर कंडक्टर में ऐसा होगा, I की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, समथिंग इनफाइनाइट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब R की वैल्यू 0, कुछ भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है। तो इसमें हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बनना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्लीज याद रखना ये ऑलवेज राइट रहेगा। तो रेजिस्टेंस का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। गॉट इट? यानी कि मान लो ये कंडक्टर ले लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो मैंने बैटरी जोड़ दी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि यहाँ पर मैंने V दिया, ये 0 ले लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 0 वोल्ट। और मान लो इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो गया I, तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा दैट रेशियो इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब इसकी SI यूनिट जो होगी वो रहेगी ओम, आफ्टर द ऑनर ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अच्छा, ये बराबर रहेगी वोल्ट पर एम्पियर की, और इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा ये, इसको बोलेंगे इसका सिंबल। ये सभी जानते हैं, 10th क्लास के अपने टॉपिक, आपको 10th क्लास के अपने टॉपिक को इसको पढ़ाया गया है। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया, R इक्वल टू V बाई I रहने वाला है। अच्छा, इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, रेजिस्टेंस का उल्टा बोलेंगे तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो आपने याद रखना, रेजिस्टेंस फॉर द इंसुलेटर इज वेरी हाई, फॉर द कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, और सेमी कंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। टेबल बता देंगे इसमें किसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग कुछ वैल्यू। अच्छा, कंडक्टेंस होता है बेटा, इसको इसका जो सिंबल रहेगा वो G रहेगा, या इसका सिंबल रहेगा G, ज्यादातर लेते हैं, तो इसका सिंबल रहेगा G और 1 बाई R। क्या रहेगा बेटा? तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस फॉर द कंडक्टर इज हाई एंड फॉर द इंसुलेटर इज वेरी स्मॉल। आप समझिए होगी ये बात। तो R की वैल्यू कंडक्टर के लिए कम होती है, तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली बात ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात? और इसकी SI यूनिट जो बनेगी 1 बाई R, यानी कि ओम ये हो गया, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। और इसका हम एक सिंबल और ले सकते हैं, इसको उल्टा कर दो ऐसे, इसको बोलते हैं मोह। मोह के धागे वाला नहीं है, या फिर आप इसको कह सकते हो साइमन, क्योंकि ओम का जो नाम था वो पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। अगले ने 2 यूनिट तो अपने नाम से रख ली, एक तो रेजिस्टेंस की, एक कंडक्टेंस की। अरे बोलो बेटा, तो आई थिंक समझ में आ गया, बेसिक्स बातें हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा और फॉर्मूला निकालता हूँ, उतारिए तब तक पॉज करके। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और देखिए। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था, करंट इज इक्वल टू जो था ANVD, याद है ना, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, VD का जो फॉर्मूला था हमारा, याद हो तुम्हें, EE टो डिवाइड बाई M, और E इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू होता था V बाई L। ये भी बताया था हमने फॉर्मूला, अलग से डेरिवेशन, ये फॉर्मूला बताया था हमने वीडियो नंबर 1 में, और ये मैंने बताया है वीडियो नंबर 2 में। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इस E की जगह रखूंगा मैं V बाई L, तो ये बन जाएगा V टो और ये ML। ये आपको याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले थे, इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए जरा, I इज इक्वल टू ANE, VD की जगह मैं रख सकता हूं इनटू में EV टो डिवाइड बाई ML। थोड़ा और सोल्व करो, I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर
वी टो डिवाइड बाई एम एल। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, एम एल डिवाइड बाई ए एन टी स्क्वेयर टो इंटू में आई और इज इक्वल टू वी। समझिए नहीं, यहाँ पर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, l इज द, यहाँ पर m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, a क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, n is the number density of the free electrons, E is the charge on the electron, tau is the average relaxation of time। ये सारी बातें आपको पता चलनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो तुम, वी आई आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेंथ हमने दे दी किसी कंडक्टर की, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, नंबर डेंसिटी उसकी कंडक्टर की आपको पता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन पता है, एवरेज रिलेक्सेशन टाइम पता है, यानी कि मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है बेटा। तो इसका मतलब ये कोई ना कोई सारी चीज मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई क्या होगा उसका कांस्टेंट बन जाएगा। इसी का हालांकि इसमें भी चेंज हो जाता है, अगर हम एन और टो को टाइम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर, वो बाद में हम एक अलग से इसका वीडियो बनने वाले हैं, उस पर क्वेश्चन काफी बनेंगे। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ना कोई एक कांस्टेंट निकल के आ गया और इस कांस्टेंट का नाम हमने रख दिया आर। यानी कि अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं वी आई, यहां से ओम्स लॉ निकल के आया था, देखो वी मिल गया ना, वी आई भी मैच कर गया, इसका मतलब ये आर है। तो रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टो और इनटू में ए। बोलो बच्चों, एम एल ए एन ई स्क्वायर टो, ठीक है, मैंने ए बाद में रख दिया, एन ई स्क्वायर टो ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के और से अलग से आ गया। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ये वही तो आ गया, प्रूफ भी आ गया हमारा, जितना लेंथ कंडक्टर की ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा, और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उतना ही रेजिस्टेंस कम, और जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा। तो इसलिए मोटा वायर जो होगा, थिक वायर होगा, उसके अंदर करंट ज्यादा होगा, कम तो हम कहेंगे ज्यादा। क्यों भाई? अरे एक पतला तार है, थिक वायर है, थिन वायर है, तो आप दोनों वायर की बात करें, वायर ए एंड वायर बी, तो जरा देखो आपका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इसलिए मोटे वायर के अंदर, थिक वायर के अंदर करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो इसके बाद आप जरूर, अगर हम बात करें ये भी तो ये एल लेंथ है, अगर हम लेंथ को फिक्स कर दें, ए को फिक्स कर दें, तो ये भी तो अंदर की प्रॉपर्टी है, तो ये भी एक अनदर कांस्टेंट निकल के आ रहा है मटेरियल की, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको अगर हम फिक्स कर दे या इसको वेरिएबल रख ले, सॉरी, तो ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट। अगर लेंथ को बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा यार, ऑब्वियस सी बात है, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन ये हमारे क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट, ये अंदर की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये अनदर कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे अपन, अगर हम बात लिखें तो R इज इक्वल टू रो एल ए, याद हो तो। और यहां पर रो क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और कभी कभी इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब अगर इसकी कंपैरिजन करो जरा, m बाई एन स्क्वायर टो, R भी मिल गया, L भी मिल गया, A भी मिल गया, तो इसका मतलब रो बराबर है, यस गाइस, एन ई स्क्वायर टो, ठीक है। ये हमारा, और ये रेजिस्टिविटी है, ये किस पर डिपेंड करेगा, दो बातों पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये बताऊंगा मैं आपको, प्रूफ करके दिखाऊंगा ये बात, टेम्परेचर वाला। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि किसी के अंदर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होता है, ये यहाँ पर मास और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा 9.1 × 10⁻⁻31, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी चेंज हो सकती है, कंडक्टर की तो बहुत ज्यादा होती है, इंसुलेटर की नंबर डेंसिटी बहुत कम होती है, कंडक्टर की बहुत ज्यादा, 10⁻29 बताया था, इंसुलेटर के तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये चीज चेंज है। ये रिलैक्सेशन टाइम है, कई इलेक्ट्रॉन तेजी से टकराएंगे, तेजी से वो टकराएंगे जो फ्री होंगे, और जब किसी के इलेक्ट्रॉन अपन पूरी तरह से बंधे हुए हैं और उसको टेम्परेचर देंगे तो वो
कंडक्टर में से निकलने के लिए टाइम लगाएगा ना, तो उसका रिलैक्सेशन टाइम अलग हुआ। अरे यार, एक तेजी से पकड़ रखा है, दो बंदों ने होल्ड कर रखा है ऐसे कस के, तो वो छुटाने में जोर लगेगा। एक हल्का सा यूं पकड़ रखा है, छूट जाएगा। तो कंडक्टर में तो क्या हल्का सा है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन टाइट लूजली बाउंड है। इंसुलेटर के अंदर ये मजबूती, डॉक्टर फिक्सिट वाला काम है। ठीक है, तो समझ में आ गई हुई बात मेरी। अच्छा, ये फॉर्मूले रहेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां से रजिस्टिविटी निकालोगे तो क्या बन जाएगा, आर ए डिवाइड बाई एल। अरे बोलो बेटा, आर ए डिवाइड बाई एल। तो अब कोई कहेगा लेंथ बढ़ाए तो रजिस्टिविटी घटेगी, तो एरिया बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी ना। नो, मैंने अभी बताया था, आप यहां पर दिखाई दे रहा है क्या इसमें लेंथ है, क्या इसमें एरिया है, नहीं। तो यानी कि आपको याद रखना है, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल्स। कैसी भी शेप का हो, वो उसके अंदर अपन ने कोई मान लो एक एल्युमिनियम का वायर ले लिया, उसको चाहे क्यूब बनाओ, चाहे उसको स्क्वायर बनाओ, चाहे उसको आप क्या बोलते हैं सिलेंडर बनाए, वायर सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो वो सबका एक थप्पा लग गया उनके ऊपर रजिस्टिविटी का, भाई इसका इतना रजिस्टिविटी है, तो वो हमेशा रहेगी, चाहे उसको किसी भी शेप में मोड़ लीजिए। यानी कि इसका मतलब ये इनबिल्ट रहेगी रजिस्टिविटी जो मटेरियल के अंदर रहेगी। गॉट इट? अच्छा, इसकी यूनिट जो रहेगी ओम, ये मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। अरे इसकी यूनिट और रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी एसआई यूनिट रहेगी ओम मीटर। ठीक है, या आप इसको सिंबल वाइज दिखाना चाहते हो तो ये ले ले ओम मीटर। गॉट इट? तो रेजिस्टिविटी समझ में आ गया वो आपको। तो आपको याद रखना है, रेजिस्टिविटी नाइदर डिपेंड ऑन एरिया नॉर डिपेंड ऑन एल, इट डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर हम एक विशेष लेक्चर बनाने वाले हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो आई थिंक समझ में आ गया वो पॉइंट। सारे फॉर्मूले आपको, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हालांकि इसका थोड़ा सा उल्टा और कर देता हूं, रजिस्टिविटी का उल्टा जो होता है कंडक्टिविटी होते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये होता है 1/ρ के बराबर। और इसकी यूनिट जो बनेगी आपको पता है, ये था ओम मीटर। अरे बोलो बेटा, ओम 1/ओम क्या बताया था मैंने आपको, मो, क्या बताया था, मो और मीटर इनवर्स। ऊपर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हैं, किताबों में लिखा था साइमन मीटर इनवर्स, साइमन भी कह सकते हैं सिंबल, या फिर मो भी कह सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे यार। ठीक है, आप उतारिए पॉज करके तब तक। देखो बेटा, पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे, आराम से समझो इसको। एक वायर है, लेंथ एल है, जिसका रेजिस्टेंस आर है। इस वायर को हमने 3 गुना खींच दिया, ओरिजिनल लेंथ से 3 गुना लेंथ बना दी, तो बताइए नया रेजिस्टेंस क्या हुआ। दूसरे क्वेश्चन में इसको कंप्रेस कर दिया गया, एक लेंथ ऐसे दबा दिया, उस पहले वाले में यूं खींच दिया और दूसरे में यूं दबा दिया, और दबाने के बाद उसकी लेंथ 1/3 होगी। पहले लेंथ एल थी, अब उसकी, तो नया रेजिस्टेंस क्या रहेगा। अगर मैं इसमें एक स्टेप में करूं तो सीधी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट ले लीजिए पहले ही, एन स्क्वायर आर, फिर मैं इसको समझाता हूँ कैसे आया ये। सीधा रट्टा मार दो, एन कितना गुना बनाया, 3, 3 किए 9, आंसर 9 आ खत्म। इसका लगाओ एन स्क्वायर, एन कितना हो गया 1/3, 1/3 का मतलब 1/9, हाँ r/9 आएगा। तो ये तो आंसर सीधे सीधे, अगर आपको कंपटीशन लेवल पर बात करनी है तो सिंपल सा रहेगा, ये आंसर पहले ही लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, एक आराम से समझो। अगर मान लो कंडक्टर ले लिया बेटा, जिसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, एक लेंथ एल और क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैंने इसको वायर को बढ़ा करके ऐसे 3 गुना कर दिया, यानी कि अब लेंथ क्या ले ली मैंने 3L, नई लेंथ क्या होगी 3L। अब नया एरिया हमें नहीं पता क्या है, तो नया रेजिस्टेंस निकाला, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ये करना है हमने क्वेश्चन। पहले समझो क्वेश्चन को। आपको पता है जब वायर को खींचते हैं तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, मोटाई तो घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई बढ़ गई और मोटाई घट गई, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वायर में हमने कहीं से चीज मटेरियल को नहीं किया। अपन 10th क्लास में बड़े न्यूमेरिकल पढ़ा करते कि एक कोई स्फीयर है आयरन का,
उसको खींच खींच कर तार बना दी गई, तार की रेडियस क्या होगी, ऐसे ऐसे कुछ बोला करते। एक कोई क्यूबॉइड, तो अपन क्या करा करते, उसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम दोनों का बराबर रख दिया करते, फिर सोल्व कर दिया करते। तो ऐसे वही चीज है, बस मैथमेटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर हम पहले रेजिस्टेंस हमारा था आर इज इक्वल टू यस, मेटेरियल की रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं आएगा, लेंथ और एरिया डज मैटर नहीं करता। मैंने पहले बताया था, थप्पा लग के आ जाएगा, रेजिस्टिविटी इतनी है भाई, रो है तो ये रो ही रहेगी, चेंज नहीं होगी जब तक हम टेम्परेचर और मटेरियल को ना बदले। गाइस पॉइंट मेरा ध्यान करना, जब तक मटेरियल को ना बदले या टेम्परेचर को कम ज्यादा ना करें तो रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता, इनबिल्ट होती है। चाहे लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पर। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब आपने पढ़ा आर इज इक्वल टू रो एल। अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो तो यूं का यूं, एल क्या हो जाएगा एल डैश और ए डैश। एल डैश तो हमें पता है, लाइन रहेगी ए डैश की, तो ए डैश कैसे निकालोगे बताओ। ए डैश निकालने का एक तरीका है, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकाल लो। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, और इसका वो एरिया क्या हो जाएगा ए डैश एंड ना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी ए डैश एल डैश। अब लगा दो ए एल, ए डैश एल डैश की वैल्यू कितनी है, दी गई है 3 गुण 3 एल। ब्लैक बोर्ड ध्यान रहे, एल से एल कैंसिल, तो ए डैश की वैल्यू आ गई हमारी ए बाई 3, एल डैश की वैल्यू आ गई ए बाई 3। तो लगा दो फॉर्मूला, आर डैश इज इक्वल टू रो, एल डैश की वैल्यू अभी बता आई थी आपको, क्वेश्चन में गिवन है 3l, ए डैश की वैल्यू कितनी आई ए बाई 3, ए बाई 3, 3 ऊपर ले लो, तो आर डैश क्या हो जाएगा 3 3 9, रो एल ए, रो एल ए की वैल्यू क्या थी आर, तो आर डैश बिकम्स इक्वल टू 9r। खत्म क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं बता रहा हूं मैं अभी। ऐसे ही इसको कर लेना, ए डैश एल डैश ए एल, एल डैश कितना है एल बाई 3, ए एल, एल से एल कैंसिल, तो ए डैश कितना हो जाएगा 3l, पहले का रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल ए, जल्दी जल्दी कराऊं, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा रो एल डैश ए डैश, लगा दो वैल्यू, यस एल डैश की वैल्यू कितनी एल बाई 3, और ए डैश की वैल्यू कितनी है, सॉरी 3a था ये, ए डैश की वैल्यू कितनी है 3a, तो आपको पता ये आर था, तो आर बाई 9। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी करवा दिया मैंने। और नहीं तो ये भी आप सीधा शॉर्ट ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों में जो तुम्हें ठीक लगे। पॉज करिए और उतारिए इसको। गाइस एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्यूबॉइड गिवन आपके पास, एक क्यूबॉइड गिवन है जिसकी ये साइड ए, ये यहाँ पर बी, और ये साइड सी दे रखी है, और मान लो ये फेस 1, ये फेस 2, ये फेस 3, ये फेस 4, हालांकि फेस 5 आगे पीछे हो सकता है, यानी ये पीछे वाला और ये आगे वाला। अरे भाई ये मान लो कीबोर्ड है, एक फेस, ये मान लो यहाँ से करंट गया, ये मान लो 3 4 और ये बन गया 5 और 6, आप समझ लो। तो अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस निकालना फेस 1 और 2 पर, तो अब कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान देना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है जिसका ये कीबोर्ड बना हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी है मान लो रो। तो क्या आंसर बनने वाला है, ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे। हमेशा एक बात लिखना है, तो मैं दो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा मैं 2 पॉइंट लिखवाता हूँ, हमेशा लिख लीजिए। लेंथ वो लेनी है, लेंथ वो लेनी है जिसके अलोंग करंट फ्लो करे। रेजिस्टेंस के लिए लेंथ वो लेनी है जिसके अलोंग करंट फ्लो करे, ओके। और एरिया वो लेना है जिसके करंट क्या हो परपेंडिकुलर है, जिसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी कह सकते हैं। एरिया वो लेना है जिसमें करंट परपेंडिकुलरली निकले, जिसको हम आगे एक नाम और बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ठीक है, वही होता है क्रॉस सेक्शन भी, यानी कि करंट जिसमें से क्या निकले परपेंडिकुलर। जैसे देखो
समझ आई बात। लेंथ वो लेनी है जिसके अलोंग करंट फ्लो करे, एरिया वो लेना है जिसमें करंट परपेंडिकुलरली निकले, या एरिया का मतलब कौन सा एरिया होगा ऐसा वाला परपेंडिकुलर एरिया से जो करंट निकले उस एरिया को हम बोलेंगे एक स्पेशल नाम क्रॉस सेक्शन। जैसे देखिए ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मान लो मैं करंट यूं फ्लो करता हूं, ये मार्कर इसके अनुसार यहां से फ्लो कर रहा है करंट, तो लेंथ कौन सी लेनी होगी, यानी कि ये। अब एरिया कौन सा लेगा, या तो एरिया ये या तो एरिया ये नहीं ले सकते। अरे भैया अगर करंट मान लो ये निकल रहा है, इस लेंथ के लोग निकल रहा है, तो लेंथ तो ये लेंगे, और एरिया कौन सा लेना है, ये वाला। ये एरिया मत लेना, इसका एरिया अलग होगा यार, लेंथ और ब्रेथ अलग होगी, इसकी अलग होगी, लंबाई और चौड़ाई अलग रहेगी। बोलो यार, पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। तो देखिए अब मजेदार क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, तो आप देखोगे अच्छा लगेगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है फेस 1। अब फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल टू रो लेंथ डिवाइड बाई एरिया, सभी जानते हैं इस बात को, आज का फॉर्मूला मेन यही रहेगा। अब इसको सोल्व करने वाला हूं, लेंथ क्या बनेगी, यस अरे भाई इसको फील करो, लेंथ तो ये इसके अलोंग जा रही है, और एरिया भी तो हमारा ये बनेगा। अरे बोलो बेटा, एरिया ये बनने वाला है, क्लियर। जरा देखो लेंथ कौन सी है, ये, और एरिया आप जरा देखोगे, एरिया जो निकलने वाला है हमारा वो इसके परपेंडिकुलरली रहेगा। तो आंसर बताओ मेरे को क्या रहेगा, सोचो जल्दी, लेंथ कौन सी रहेगी, हाँ भाई लेंथ तो समझ में आ रही है, वेरी गुड सी। अरे भाई इसके अलोंग तो निकल रहे हैं, और एरिया कौन सा निकल के आएगा, इसको अगर हम बात करें फेस नंबर 2 ये बनेगा हमारा, तो चलो इसको पॉज करके उतारिए। देखो आपने बता ही दिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसने आंसर ठीक ही बताया हमें। तो यहाँ पर सी के अलोंग हमारी करंट निकल रहा है, और एरिया जो बन जाएगा हमारा इसका परपेंडिकुलरली ए इंटू बी। अच्छा चलो 3 और 4 में देखते हैं अपन, 3 और 4 में हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, रो और साइड 3 ये वाला है, तो ये यहां से करंट गया और यहां से करंट यूं गया और इसमें से निकला, यानी कि ये तो लेंथ हो गई हमारी बी, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलरली हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि ये तो सी हो गया और यहां से ये ए हो गया, तो इस एरिया से निकल क्या रहा है 3 और 4 से, तो एरिया बन जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ए सी। उतार लीजिए। अगर 5 और 6 में करना हो, अगर ये 5 ये बन गया और 6 ये ऊपर वाला निकल गया, तो आप समझ जाना मैं सीधा निकाल रहा हूं। आर इक्वल टू बताना मेरे को कमेंट करके, रो ए है ना और बी सी, बताना क्यों आया, ठीक है। तो पॉज करिए और इसको उतारिए। हाँ बेटे आगे 2 क्वेश्चन और देखिए। एक मान लो होलो सिलेंडर दिया गया है, यानी कि यहां तक ये मटेरियल है और इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2, रेजिस्टिविटी रो और लेंथ इसकी L दी गई है। तो रेजिस्टेंस निकालिए, करंट हमारा इसके अलोंग एक्सिस मूवमेंट कर रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, करंट ये जा रहा है ऐसे और ये जो स्पेस है ये खाली है, तो एम्प्टी स्पेस में तो करंट है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं, तो इसको तो हमने काउंट नहीं करना है। तो इस पोर्शन के अंदर जो ये मैं लिख देता हूं ऐसे, ये वाला ये वाला यहां करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा आप जानते हो, R इक्वल टू रो एल ए। अब यूं करंट जा रहा है तो लेंथ तो यही रहेगी। अरे करंट आपने कौन सा लेना है, अलोंग द लेंथ, और एरिया जो लेना है जो करंट निकले उसके परपेंडिकुलर है। तो यहां से करंट निकल रहा है ऐसे, तो इसका एरिया यानी कि जो यहां से ये निकल रहा है, यहां से करंट यहां से करंट निकल रहा है सॉरी, तो इसका एरिया यहां पर तो कोई है ही नहीं, तो ये R1 है और ये R2 है, तो इस पोर्शन का एरिया क्या रहेगा, इतने इतने का। तो आपको सीधी सी बात पता है, ये मेरे को सर्कल दिखाई देता है स्फीयर है, तो आप क्या लिखोगे, पाई
R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो यस एरिया इज पाई R2 स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सर मेरा तो पाई R स्क्वायर है। ये उतार लीजिए, समझ में आया। एरिया ये लेना है जिसके परपेंडिकुलर निकले, यहां से करंट निकला है तो इसका इस पोर्शन का एरिया लेना है, इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है ऐसे है, ये R1 है और ये R2 है, तो ये यहाँ पर कुछ है नहीं, इसको काउंट करना ही नहीं है। तो इसका निकालना है तो क्या करोगे, पूरे में से ये वाला एरिया घटा दो, ये वाला ये एरिया निकलेगा। अरे बोलो बेटा ये निकलेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर मटेरियल होता तो आप इसका भी करते, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल यूज कर लेते हैं। उतारिए पॉज करके। सेम क्वेश्चन है, होलो सिलेंडर है, रेडियस R1 R2, लेंथ L, रेजिस्टिविटी रो, और रेजिस्टेंस निकालना है। सेम पॉइंट यहाँ पर, लेकिन एक ट्विस्ट ला दिया इसमें, करंट जो है इज कमिंग आउट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, यानी कि करंट जो है वो यूं निकल रहा है, ऐसे ए ऐसे ये लेवल, यानी कि यूं करंट नहीं जा रहा है। पिछली बार करंट जो था हमारा यूं जा रहा था। तो अब आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि करंट वो लेना है जिसके लेंथ के लॉन्ग करंट फ्लो करे, एरिया वो लेना है जो परपेंडिकुलरली है। तो इसका मतलब एरिया तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखो सीधी सी बात है, रो एल ए। अब हमें एक बात तो समझ में आ गई, रो एल तो एरिया तो ये लेना पड़ेगा, ये यहां से निकल रहा है, यहां से तो इस कर्व्ड सरफेस से निकल रहा है, तो और कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई R1 और R2 रेडियस है। तो बताओ भाई एरिया क्या बनेगा इसका, पहुंच गई जी अब तक। तो इसमें हमें R की वैल्यू भी फिक्स देखता है, एरिया कौन सा लेना है, तो एरिया लेना होगा कर्व्ड सरफेस का। तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो मैं बस फील करता हूँ, जब तक बात नहीं बनेगी। R इक्वल टू रो एल ए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आप एक काम कर लीजिए, यहां से करंट निकल रहा है तो इधर से जा रहा है करंट, और ये यहां से निकल रहा है, तो लेंथ तो ये रहेगी हमारी पूरी। तो एक काम कर लीजिए, एक छोटा सा करंट एलिमेंट काट लीजिए। आप ऐसा एक काम कर लीजिए, आप इंटीग्रेशन का गेम खेलना ही पड़ेगा आपको। ऐसे एक छोटा सा इसका पता था आपको R1 है, इसका पता है आपको R2, तो हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट काट लिया जिसकी मान लो ये दूरी हमारी R है और इसकी जो थिकनेस है वो dr। तो करंट तो इस थिकनेस में से निकल रहा है बेटा, तो लेंथ हमने मान लो इसमें से सपोज करो इस पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ, dr इज इक्वल टू यस रो, और ये लेंथ इसके अलोंग करंट निकल रहा है तो dr, और एरिया जो बनने वाला है आपको देखना होगा। अब ये हमने यहां से ऐसे ऐसे पूरा कट कर दिया ऐसे, अरे बोलो बेटा ये पूरा लेकर, तो एरिया इसके परपेंडिकुलर निकल रहा है, यहाँ से मतलब पूरा निकाल के दिखा दिया। तो आपने रेडियस कितनी ली उसकी R, लेंथ है L, तो क्या बन जाएगा 2 पाई R L, जबकि रेडियस दे रखी R1 और R2। यस नो, ये पॉइंट शायद समझ में नहीं आया होगा आपको। दोबारा देखो, यहां से मैंने करंट निकाल दिया बाहर, तो इसकी लेंथ करंट आपने लेंथ वो लेनी है जिसके अलोंग करंट फ्लो करे। अरे करंट इस लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने इसका स्मॉल करंट एलिमेंट ऐसे काट लिया, तो इसकी लेंथ हमने इसकी जो थिकनेस ली है वो dr ली है, तो लेंथ क्या बन जाएगी dr। अब इसमें पूरी में जैसे करंट निकल रहा है तो वो रेडियस हमने उसकी ली थी r, जैसे लो इस सिलेंडर की छोटा कट किया है, अरे बोलो कट किया ऐसे, तो उसकी रेडियस ली है r, तो उसका परपेंडिकुलर निकालना है तो उसकी रेडियस r ली है स्मॉल r, लेंथ तो l ही रही है, क्या लेंथ चेंज हो रही है नहीं, तो एरिया क्या बन जाएगा कर्व्ड सरफेस का 2 पाई RL जो हमने कट किया एलिमेंट। समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब dr निकाला है। अब आपको पता है ये तो हमने स्मॉल कट किया है, एलिमेंटल कट किया है, तो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये जो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी रेडियस थी R1 और
और यहाँ पर रेडियस क्या है R2। क्लियर? तो अरे बोलो बेटा बीच में से ये है R1, करंट यहां से निकल के और यहां से निकला है, तो बीच में हमने कहीं लिया है कोई पोर्शन, तो इसका मतलब आपको पता है ये R लिया है, तो आपको रेडियस की टर्म्स की बात करिए, R स्मॉल r रेडियस लिए, तो रेडियस कहां से स्टार्ट हुई R1 से और कहां तक गई R2। तो ऑब्वियस सी बात हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अरे स्मॉल रेडियस निकाला है आपने, तो पूरा पूरा निकालना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट और टेकिंग द लिमिट कहां से, R1 से R2। तो dr इज इक्वल टू r, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर पटक दो, रो 2 पाई, लेंथ मैंने बताया चेंज नहीं होगी, चेंज क्या हो रहा है, r चेंज हो रहा है। अरे भाई मैंने यहाँ पर स्मॉल r लिया था, यहाँ पर r रेडियस क्या थी R1, और यहाँ पर हमने r ली थी स्मॉल r, यहाँ पर क्या हो गया R2, तो रेडियस तो कंटिन्यू चेंज कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वही तो लिमिट रखाएंगे, तो यस एल पर कोई नहीं होगा, तो अंदर आ गया dr बाई r, R1 R2। ये थोड़ा सा याद करना है, जब भी dx बाई x हो जाए तो होता है लोगरिथम r, और ये हो गया R1 और R2। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए, रो 2 पाई l लोगरिथम e, अपर लिमिट में R2 माइनस का लोगरिथम e R1, गॉट इट। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, r इक्वल टू रो 2 पाई l लोगरिथम e, और जब भी लोगरिथम सबट्रैक्शन में हो तो वो डिवाइड के बराबर रहता है, लोगरिथम e R2 डिवाइड बाई R1। दिस इज योर आंसर। इसको पॉज करके उतार लीजिए इसको।